हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 88 यानी 88वां टेस्ट पेपर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है पालघाट गैप इज लोकेटेड बिटवीन द कार्डमम हिल एंड अन्नामलाई हिल। जो पालघाट गैप है, जो दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बना होता है, उसको गैप बोलते हैं। तो वो कार्डमम हिल और अन्नामलाई हिल के बीच में, ऐसा ही स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड वाला है, द न्यू मोर आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि जो न्यू मोर आइलैंड है वो इंडिया अरेबियन सी में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही गलत है। पालघाट कार्डमम हिल और अन्नामलाई की नहीं, बल्कि कि नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में आता है। जो न्यू मोर आइलैंड है ये अरेबियन सी में नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल में है, और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the correct sequence of the occurrence of the rivers in peninsular India as one proceeds from the north to south? अगर हम उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ जाते हैं तो जो नदियों को नाम दे रखा है, आपको अरेंज करना है कि कौन सबसे उत्तर की तरफ आता है और कौन सबसे दक्षिण की तरफ। तो आपके ऑप्शन से पहला कावेरी, दूसरा वंशधारा, तीसरा है पालार और चौथा है कृष्णा। तो उसका सही आंसर है सी, 2 4 3 1, यानी कि 2 वंशधारा, 4 यानी कि कृष्णा, 3 यानी कि पालार और फर्स्ट यानी कि कावेरी। तो सबसे जो साउथ की नदी वो कावेरी है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। With reference to the जीवन प्रमाण स्कीम launched by the government of India, consider the following statement। जीवन प्रमाण स्कीम के संदर्भ में जो हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया, तो कौन सा सही आपको बताना है। पहला, इट इज़ अ बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस फॉर प्रिजनर्स, यानी कि एक बायोमेट्रिक वाला सर्विस स्टार्ट किया गया प्रिजनर्स के लिए, यानी कैदियों के लिए। सेकेंड है, ओनली द प्रिजनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस फैसिलिटी, यानी जो केंद्र द्वारा चलाए गए जेलों में जो कैदी रहते हैं सिर्फ उन्हीं द्वारा ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। जो जीवन प्रमाण है इज अ बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस for prisoners of central government, state government or any other government organization can take benefit of this facility। यानी कि सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की सरकार हो वो उसका बेनिफिट ले सकती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is or component of डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का इनमें से कौन सा कंपोनेंट है आपको बताना है। पहला है, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू द मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी कि ये यूनिवर्सल एक्सेस करता है, यानी इस पूरे संपूर्ण भारत में एक मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी मोबाइल लोगों के हाथ में, ऐसा उद्देश्य है इसका। सेकंड है, टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इम्प्रूव, यानी कि उनका प्रोडक्शन बढ़े, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। थर्ड है, टू प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, यानी कि कोशिश किया जा रहा है सब भारत सरकार द्वारा इस समय कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि ये वही काम करता है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही हैं। टोटल 9 पिलर्स है डिजिटल इंडिया के, जिसमें सबसे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज, सेकंड यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, थर्ड है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, फोर्थ है ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज,
सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। सेवन्थ है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। 8 है इट फॉर जॉब यानी कि IT फॉर जॉब्स। 9th है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो ये टोटल 9 पिलर है, ये आपको मेरे ख्याल से याद कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following statement best describe about the microdot technology that was being seen in the news recently? एक माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी लाई गई है, हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो उसके संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो उसका सही आंसर है डी। इट इन्वॉल्व्स इन स्प्रेइंग थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोडॉट्स ऑन टू व्हीकल विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू प्रिवेंट थेफ्ट। यानी कि एक माइक्रोडॉट्स की तरह ये लगाए जाएंगे व्हीकल्स पे ताकि वो चोरी ना हो सके, मतलब चोरी से बचाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म conclusion test that got notice sometime in the news is related to which among the following? जो कंक्लूजन टेस्ट है काफ़ी चर्चाओं में आजकल देखने को मिल रहा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग सही है। तो इसका सही आंसर है ए। इट इज़ अ माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी से जुड़ी ये एक टेस्ट है, इसको काफ़ी आजकल चर्चाओं में थी। जो एक्सीडेंटल भी बिल आया था कि एक्सीडेंट होने पे जो ब्रेन डेड हो जाता है, अक्सर काफ़ी ज़्यादा नंबरों में ऐसा देखा गया कि ब्रेन डेड हो जाती है, यानी कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है लेकिन शरीर काम करता है। तो उसमें इंसान लगभग मर जाता है, तो उसके जो अंग है, ऑर्गन्स है, उसको डोनेट किया जा सके ताकि जिनको ज़रूरत उनको मिल सके। तो उसी के रिगार्डिंग इसको अमेंडमेंट किया गया था, उसमें ये टेस्ट एक लाया गया था और भी काफ़ी चीज़ें थी इनसे जुड़ी, तो वो भी बातें थी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉप ट्रस्ट। क्रॉप ट्रस्ट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक विश्वस्तरीय NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है इट हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म एफर्ट टू कलेक्ट, कंजर्व एंड इनिशिएट द यूज़ ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि एक लॉन्ग टर्म एफर्ट इसमें लगाने की बात की जा रही है, जिसमें इकट्ठा और उसे बचाने और उससे जुड़ी कुछ रिलेटिव क्रॉप्स जो होती हैं उनके जानकारी और उसके इस्तेमाल की बातें मतलब जुड़ी हुई हैं क्रॉप ट्रस्ट के साथ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रॉप ट्रस्ट के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल NPO है विच वर्क्स टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो क्रॉप डाइवर्सिटी होती है जो अलग अलग भिन्न प्रकार के खेती की जाती हैं, तो उसको बचाने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया था। और ग्लोबल जो फूड सिक्योरिटी एक विश्वस्तरीय खाद्य सुरक्षा होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट। तो ये एक एक्ट आया था, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। इट वॉज इनेक्टेड इन 2001 टू कंप्लाई विद द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये 2001 में लाया गया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कन्वेंशन हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए। सेकेंड है द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज़ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट्स स्पेसिफाइंग द genera and species for the purpose of registration, genera and species for the purpose of registration of varieties। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया था नोटिफिकेशन और गजट में लाया गया था, जिसमें जनरल एंड
सॉरी स्पीसीज फॉर दी पर्पज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन, उनके अलग अलग वैराइटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाए, तो ऐसा वो लाया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर है बी टू ओनली, यानी कि पहला वाला गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 वाज इनेक्टेड इन 2001 to comply with the WTO's agreement on trade related aspect to intellectual property rights। तो एक WTO का एग्रीमेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, IPR का, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक कानून लाया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संपर्क पोर्टल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ एन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ MS माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आता है। सेकेंड है द पोर्टल विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टैलेंट पूल एंड दोज इंटरप्राइजिंग सीकिंग ट्रेन मैन पावर, यानी कि जो पोर्टल है वो काम करता है जो टैलेंट पूल होती हैं और जो एंटरप्राइजेज होती हैं जिनको ट्रेंड एंड मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो उनको एक जोड़ने का काम ये पोर्टल करता है, संपर्क पोर्टल। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट संपर्क पोर्टल के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट दी 5 लाख जॉब सीकर्स विद द रिक्रूटर, यानी 5 लाख जो जॉब सीकर जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, तो उनको रिक्रूटर यानी जिनको जॉब देनी होती है, जिनके वैकेंसीज खाली होती है, उनको रिक्रूटर बोलते हैं। तो उन दोनों को जोड़ने का काम करती है। वहीं दूसरी बात ये कह रहा है कि इट विल बी यूजफुल इन द क्रिएटिंग अ स्किल पूल ऑफ वर्कर्स एंड कनेक्टिंग ट्रेंड यूथ विद द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी उन लोगों को जोड़ती है जिनके पास मतलब अच्छा खासा स्किल है, काम करने का अच्छा तौर तरीका उनको पता है, और उनको जिनको जॉब मतलब ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम, अल्टीमेटली इनका काम क्या है कि दोनों को मतलब जिनको जॉब की ज़रूरत है और जिनको लोगों की ज़रूरत है, ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम ये संपर्क पोर्टल करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इज अ स्कीम डेवलप्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक स्कीम है जिसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेकेंड है इट एम्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ MSME आर्टिसंस बाय इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ लोकल पीपल एंड इंक्रीजिंग द रीच ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए लाया गया था MSME में। इसमें जो आर्टिसंस होते हैं, कामगार होते हैं, तो उनके स्किल को इम्प्रूव और लोकल पीपल को एक अच्छा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिले, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाया गया था ये स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 ओनली, पहला वाला गलत है। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम में जो गवर्नमेंट ने एक गोल सेट किया जिसमें लगभग 25 लाख लोगों को 5 साल के भीतर रोज़गार देने की कोशिश की जाएगी, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, जो धन से जुड़ी क्या बोलते हैं मदद जो होती है, वो 25,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी GS टेस्ट पेपर 87 उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। जल महल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, जो जल महल है किस सिटी में स्थित है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर सी जयपुर में स्थित है जल महल। तो आइए इसी के साथ आज का GS टेस्ट पेपर 88 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है द स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ। तो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो बताना है कि किस कॉन्सेप्ट को बताता है। तो आपका ऑप्शन है A वेलफेयर स्टेट, सेकंड कम्युनिस्ट स्टेट, थर्ड है डेमोक्रेटिक स्टेट, या D है हमारा पुलिस स्टेट।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।